गुड आफ्टरनून मैम। मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में पैराग्राफ का यूज़ सूटेबल रहेगा और जो अनुच्छेद पॉइंट वाइज उनमें कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर कैसे डिफरेंस। जी ठीक है, आप बैठ जाइए। तो कई बार ऐसा मतलब आता है, डाउट होने में रहता है कि पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में। बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा टेल वर्ड आप समझते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एन्यूमरेट, है ना, ये सब दिया रहता है, एग्जामिन। तो जैसे एन्यूमरेट बोला है तो एन्यूमरेट मतलब तो नंबर में लिखना है, चलो बात पक्की है। अगर कोई और चीज़ आपको खुद समझनी है, जैसे मैं कभी कभार शुरू ऐसे करती थी, पहले डेफिनेशन लिखती थी, इंट्रोडक्शन उससे शुरू कर दिया, फिर मैं उसको डिवाइड करती थी आंसर को, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल। जैसे कोई आपको मुद्दा दे रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और उसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, राइट। सो यू गिव दी सोशल इम्पैक्ट, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द कल्चरल इम्पैक्ट, लीगल, एनवायरमेंटल, ऐसे करके। सो ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आपको खुद को उसमें वेराइटी लानी है। अगर आप पूरा आंसर पैराग्राफ में लिख देते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था। अब सोशियोलॉजी में ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप पॉइंट्स डाल पाओ, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो उसमें मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाल पाई। पर जैसे पॉलिटी का पेपर हो गया, इकोनॉमी का पेपर हो गया, इसमें मैं काफ़ी पॉइंट्स में वो किया है। तो आप उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करें कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पूरा आंसर पैराग्राफ में या पैरा में हो, दो पैराग्राफ में या पॉइंट्स में हो, दोनों चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो और कोई सवाल? कि आपका जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शन था तो उसमें जो पेपर 1 है वो थोड़ा स्टैटिक है, बट जो पेपर 2 है वो डायनामिक नेचर का है थोड़ा, तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या है और स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर कंप्लीट किया, तो बहुत मन में सवाल थे। अब मेरे साथ ऐसा था कि ऑप्शनल में केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज समथिंग एल्स। तो मैंने पहले सोशियोलॉजी चूज़ किया और उसकी किताबें पढ़ी, लगा यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। अगर बुक लिस्ट पे आऊँ तो मैंने ट्रायल एंड एरर से बुक्स ढूंढी हैं, किसी टॉपर्स ने सजेस्ट की थी, उनकी बुक्स देखी और फिर कुछ खुद ही मैंने पढ़ के उनके नोट्स बनाए। तो पेपर 1 के लिए तो काफ़ी सारे, जैसे हैरलम्बस एंड हील्ड तो सब पढ़ते हैं, जो ऑरेंज वाली पतली किताब आती है हैरलम्बस एंड हील्ड, वो एक मैंने पढ़ी थी। और अगर पेपर 2 पे आ जाऊँ सीधा, जो आपके क्वेश्चन पे कि काफ़ी डायनामिक है, तो नंबर 1 न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर आंसर्स। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक मैगजीन में, जिसमें लिखा था कि कुछ लड़कियाँ जिससे बॉर्न हो जाती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़की बॉर्न हो, तो उसको नपुंसक नाम दिया जाता है। तो ये थोड़ा यूनिक एस्पेक्ट है। तो अगर किसी गर्ल चाइल्ड के बारे में कोई सवाल हो तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कल्चर में एक ऐसा वर्ड अब आ गया है कि इफ़ अ फीमेल चाइल्ड इज़ अनवांटेड, उसको हम क्या नाम देंगे। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर्स। अगर बुक लिस्ट या बुक्स की बात करूँ कि मैंने क्या रेफ़र किया, तो आज मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बाद में ये बुक मेरे हाथ में आई। इसमें पूरा पेपर 1 और पेपर 2 साथ में दिया हुआ है, नितिन सांगवान सर की किताब है। उसमें वो भी IAS हैं और उन्होंने लिखी है, तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा, दैट्स 1। मैंने कास्ट के स्पेशल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए नदीम हसनैन की किताब है। तो नदीम हसनैन की ट्राइब्स वाली नहीं है, सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, नदीम हसनैन वो। और फिर रूरल सोशियोलॉजी के लिए दोषी एंड जैन की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये कुछ है, बाकी अभी तो ऐसा ही है। बाकी आप तन्वी सौंद्रियाल मैम, उनकी बुक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है। गुड मॉर्निंग मैम। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने सोशियोलॉजी कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट किया? क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से करते हैं और कहीं भी कनेक्शन नहीं है सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स या किसी से, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि चलो सोशियोलॉजी चूज कर लेते तो मैं इसमें सही कर पाऊंगी, स्कोर कर पाऊंगी? ठीक है, बैठ जाएगा। तो कैसे चूज़ किया, जैसे मैं ये टच कर ही रही थी अभी पिछले सवाल में कि सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, तो मुझे कुछ और ही चुनना था। अब केमिस्ट्री ना बहुत अलग हो जाती है,
केमिकल इंजीनियरिंग से। तो फिर मैंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट दो मेरे दिमाग में थे, वन वाज पॉलिटिकल साइंस, द अदर वाज सोशियोलॉजी। सो आई बॉट द बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। इनिशियल जो बुक्स होती हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स की मैंने खरीदी। आपको भी अगर डाउट आ रहा हो ऑप्शनल में तो आप दो तीन आपको डाउट आ रहा हो उसकी किताबें आप ले लो, जो बेसिक उसकी बुक्स हैं उनको आप एटलीस्ट एक वीक के लिए पढ़ो। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ में सबसे ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शनल जो है जैसे यूपीएससी में 500 मार्क्स का है, तो इट रियली मेक्स अ चेंज टू योर स्कोर। तो ऐसा ही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए विच यू इन्जॉय रीडिंग, जो आपको एक बर्डन ना लगे, है ना। कोई ट्रेंड्स पे या कितना स्कोर कर रहे हैं टॉपर्स, ये सब पे मत जाएगा। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर ही आपको ऑप्शनल चूज़ करना है ना। तो बेसिक बुक्स पढ़िए और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर इंजीनियरिंग के अलावा हो तो थोड़ा डालना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, है ना। किसने कहा था कि चीज़ें सब आसान होंगी लाइफ में, तो करनी पड़ती है यार। लेकिन सच बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं ना तो सच में चीज़ें जो है ना, एक ये चीज़ भोपाली वाली कनेक्शन वाली बात बता रही हूँ कि हम भोपाल में रहते हैं, दिल्ली नहीं जाते। मतलब मैं दिल्ली नहीं गई हूँ प्रेपरेशन के लिए, मैंने इंटरव्यू देने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी। तो अपन नहीं सोचते हैं कि दिल्ली वाले कुछ अलग पढ़ते होंगे और बहुत सारा पढ़ते होंगे और अपना हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। और अगली बार जब मैं यहाँ पर, आप नहीं, मैं नहीं, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है? ठीक है, तो जो भी सुन रहे हो प्लीज़ आप लोग अच्छे से करनी है। और जब आप यहाँ पे मैडम आपको फ़ोन करके बुलाएं कि बेटा आओ, चलो आप भी बताओ यहाँ पे, तो ज़रूर मुझे भी बताना है। ऐसे ही मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि उतनी फायर आपके अंदर होनी चाहिए। ड्रीम बिग, है ना, बड़ा सपना देखने से बिल्कुल मत डरो। लाइफ सबकी चैलेंजिंग होती है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जब आपने ठान ली है वो चीज़, तो फिर आपका कहते हैं ना कर्तव्य बनता है कि अगर ठान लिया है तो फिर या तो ठानो मत, या तो अगर यहाँ बैठ गए हो ना तो एग्ज़ाम क्रैक करके ही मानो, ठीक है। तो एक ये वो अपना एक ड्राइव, डिटर्मिनेशन अपने साथ रखो, ठीक है। और कोई सवाल? में सबसे जरूरी स्टेप होता है कि हम उसको चेक करवाएं या करें। तो हम भोपाल में ही आंसर राइटिंग करें तो उसको चेक कैसे करें, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैम क्योंकि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, आपने सुनी होगी, वहाँ पर मैं आंसर्स अपने डालती थी, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, कोई मेंटर नहीं मिल रहा है जो चेक कर रहा है, तो वहाँ पे फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने वहाँ पे डालते हैं। आप उनके आंसर रिव्यू करो, वो आपके आंसर रिव्यू करेंगे। ऐसे ही करके मैं सीखी हूँ शुरू में, जब क्योंकि लगता नहीं था कि इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ खरीदूँगी और उसको सच में यूज़ भी कर पाऊँगी कि नहीं। तो जब तक आप उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं, आप ऐसे ऑनलाइन फोरम्स का यूज़ कर सकते हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक है, दूसरा IAS बाबा आपने सुना होगा यूपीएससी के लिए वो, और तीसरा फोरम IAS। ऐसे करके मैंने 3 वेबसाइट से मैं जुड़ी रही और उन पे आंसर्स मैं अपने डालती रही, है ना। तो वो चेक करते हैं, आप किसी का चेक कीजिए, उनको अपने। और होता क्या है, आंसर्स की बात निकली है तो बताती हूँ, खुद के आंसर में हमें गलती नहीं दिखाई देगी, दूसरे के आंसर में हमें फटाक से गलती समझ में आ जाती है कि ये ना इसने ये चीज़ सही से नहीं लिखी है। तो आप दूसरों के आंसर्स चेक करो और उनको आपके करने दो, तो you will better understand कि where are you making a mistake. And when you are thorough enough, when you feel कि now this is a moment when I can write timed करके टेस्ट, तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो दिल्ली से कोई भी। तो इसका मैं स्कैन करके अपनी कॉपीज़ उनको भेजती थी, वो चेक करके आपको वापस देते हैं एंड दे राइट देयर कमेंट्स आउट देयर, सो यू नो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, सो यू कैन जॉइन दैट, है ना। और मोटी होती है उनको अपन समराइज कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली वो क्या है, टाइम ज़्यादा करते हैं। यस, तो इस बीच में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कुछ सब्जेक्ट को लेकर टेंशन भी होती है, उस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए? ठीक है कि कैसे नोट्स बनाते हैं और वो चीज़। दूसरा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दो अलग तरीके से आंसर करूँगी। पहला चीज़, नोट्स। देखो, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आपको कवर टू कवर पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके नोट्स आप बना लोगे तो या तो आप फोटोकॉपी करा लो,
या तो फिर हम फिर क्या करेंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आती है, वो तो कवर टू कवर ही पढ़नी है आपको। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की राजी वहीर आती है, वो आपको कवर टू कवर पढ़नी है। कुछ किताबें जैसे डी बासु हो गई, कोई अगर पॉलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहा है, डी बासु पढ़ रहा है, तो उसके केवल आप नोट्स बनाओ। तो आप डिसाइड करो कि आपके एग्जामिनेशन के नीड के हिसाब से कौन सी किताब आपको पूरी पढ़नी है और कौन सी की आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स का टाइम, जैसे सोशियोलॉजी, अब उसमें हमें अलग अलग किताबों के रेफ़र करनी पड़ी, तो फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, अदरवाइज़ फिर बुक से ही पढ़ी। और दूसरी चीज़ फ्रस्ट्रेशन, तो नोट्स बनाते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और हर टाइम मतलब है ना, फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारा पीछा करती रहती हैं। पर कुछ ऐसे खास दोस्त बनाओ जो हो सकता है उस फील्ड के नहीं हो, लेकिन आपको मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है, कि गर्ल यू डू इट, यू नो। और आपके कोई मतलब आपके भाई बहन हो या आपकी ममा हो, उनसे शेयर कीजिए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन। ऐसे किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड साथी बनाइए पूरी जर्नी में और सपोर्ट लीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा, पर उस पर हमें जैसे मैंने कहा कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, दिमाग हमें कंट्रोल ना करे, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और कोई आप पूछ रहे थे? करते हैं सोशियोलॉजी में, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बोलते हैं कि आपने अगर जनरली लिख दिया तो उसमें आपको आंसर नहीं नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने अगर सोशियोलॉजिकल एंगल से उसको लिखा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, कॉमन सेंस ये है कि आप मुझे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ इससे सीख कर जाएंगे, ठीक है, हो गई बात ख़त्म। अब इसको सोशियोलॉजी के तरीके से कैसे देखेंगे कि आप सबको हम देख लेंगे, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, आप पे थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर एक डेटा निकालेंगे कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सेशन अटेंड किया था उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट रहा, कितना इम्पैक्ट नहीं रहा। जब मैं उस रिसर्च फाइंडिंग को कोट करके बताऊंगी तो वो सोशियोलॉजी, और जब मैं ऐसे ही कह दूंगी कि हाँ ये जो लड़की है ना ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, ये कॉमन सेंस। तो फिर मैम, तो सोशियोलॉजी में हमें थिंकर्स को कोट करना है, कोई भी थिंकर जो हो जिसने कोई बात कही हो, जैसे हर एक टॉपिक के अपने अपने थिंकर्स हैं। अभी तो मुझे थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मैंने मेंस अक्टूबर में दिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा सोशो को नहीं छुआ है, बट स्टिल जैसे कुछ थिंकर्स हैं, जैसे ऑन्द्रे बेटे हैं, है ना, इंडियन थिंकर हैं, लुई डुमॉन है, ऐसे थिंकर्स को आपको कोट करना है आंसर्स में। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे हमें जनरल आप जीएस के आंसर्स में डालते हैं, वो फैक्ट्स डाल सकते हैं। और थोड़ा आपको आप सोशियोलॉजी की बुक से ही, अभी मैं इतने अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आई हैव लॉस्ट टच, लेकिन सोशियोलॉजी की बुक से ही आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पकड़ना है। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, सुसाइड की थ्योरी जो इमाइल रकीम देते हैं, राइट। तो उन्होंने कैसे कहा कि सुसाइड, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है, सोशियोलॉजिकल चीज़ है। कैसे कहा? उन्होंने कहा कुछ लोग या तो जो अनमैरिड हैं या तो जो थोड़े से अलग रहते हैं लाइफ से, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो लोग ज़्यादा सुसाइड करने की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उनके रिसर्च फाइंडिंग पे बेस्ड था। तो ऐसे कुछ रिसर्चेस आपको कोट करने हैं और थिंकर्स को कोट करना है, वो मेरे ख्याल से सोशियोलॉजिकल एंगल होगा, है ना। एंड मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ड लिमिट कंप्लीट करने के लिए आपने वैसे लिखना स्टार्ट किया? नहीं, अगर मैं देखो यूपीएससी अगर केवल वर्ड लिमिट आरजीपीवी की तरह पन्ने भरने जाएंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, सच बता रही हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने भी आरजीपीवी के एग्ज़ाम 2-2 घंटे में निकाल के आती थी। मतलब अब देखो, अब आपसे अच्छे से शेयर करूँ, आप हंस गए, थोड़ा और याद रहेगी एक चीज़ मेरे को कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, हमारा 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम का 4th पेपर, 4 ही पेपर होते हैं थ्योरेटिकल इंजीनियरिंग में आखिरी सेमेस्टर में, तो उस पेपर के बीच में और मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में 14 दिन का अंतर था। 14 दिन, आप समझ रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ की मैं बड़ी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मुझे जब पता चला कि बस 14 दिन है तो मैं हिल गई थी पूरी तरीके से। तो वो जो एग्ज़ाम था आखिरी, जो भी पेपर थे 4, वो मैंने 2-2 घंटे में लिख के मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता थी कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्वालिटी पे जज नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हो ना, इंजीनियर टू इंजीनियर बातें है। तो लेकिन यूपीएससी ऐसी नहीं है, आप कोई और पेपर देंगे, एसएससी, एसएसबी, वहाँ पे वो आपके क्वालिटी ऑफ आंसर पे ही आपको चेक करेंगे। एंड वहाँ पे आप सोचो कि मैं लाइन थोड़ी स्पेस बना के जो है पेज मुझे पूरे भर दूंगा और उसमें पॉइंट नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मुझे कैसे पता चला?
जब मैं अपने टेस्ट लिख रही थी, जो आप टेस्ट देख रहे हैं ना, उनमें आप नंबर देख लीजिएगा। शुरू के टेस्ट में आप देख लीजिए मैं कैसा लिखती हूँ, और बाद के टेस्ट में देखिए आप मैं कैसा लिखती हूँ। मैंने खुद ही ये चीज़ समझी, इम्प्रूव की, कि मेरे आंसर में वो लोग ये नहीं देख रहे कि मैं कितना दोनों पेज कम्प्लीटली भर रही हूँ, वो ये देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स उसमें से निकल रहे हैं। आप समझ गए? तो पॉइंट्स कितने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन में जो पूछा गया है। एक तो पहली बात, क्वेश्चन को अपन को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, एक बार पढ़ लेते हैं हाँ को ना को हाँ पढ़ के आंसर टिक ला के आ जाते हैं, वो चीज़ गलत है। तो क्वेश्चन आप चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, 2 बार पढ़ो, दिमाग को शांति से दिमाग में घुसाओ, और फिर 10 सेकेंड्स का वक्त लेके फिर शुरू करो आंसर राइटिंग। और ऐसी कोई मेरी वो नहीं रही कि जैसे ज़्यादा स्पेस लूँ या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा काम कर गया, है ना। तो बस हाँ, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। एक चीज़ पे आ जाती हूँ कि देखो कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है सृष्टि देशमुख कौन है, कोई मतलब नहीं। उसके लिए बस एक गड्ढा है कॉपी का, राइट। अपने लिए वो अपनी पूरी लाइफ की वो है ना मेहनत अब उनको दे रहे हैं। तो आप कैसे दूसरों से अलग आपकी कॉपी चमके, इस बात पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोतियों के अक्षर लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप हैंड राइटिंग लिखो, बट उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को, मतलब उसको चश्मा, अब वो प्रोफेसर्स होंगे उनको ज़्यादा वो ना करना पड़े, दिक्कत ना हो, उनके लिए आसानी हो, ऐसा आंसर लिखो। प्रेजेंटेबल भी हो, थोड़े बहुत, जैसे आपने पूछा था ना कि आप क्या आंसर में करते हो, तो मैंने थोड़े फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाए। मैप मैंने सीखा कि कैसे मैं 10 सेकेंड में इंडिया का मैप बना लूँ, तो वो मुझे एक चीज़ काम आई। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आप रामसर वेटलैंड साइट्स बताइए इंडिया में कौन से, तो इधर मैं लिख देती कि 2 रामसर वेटलैंड साइट्स आर दीपोर बिल इन असम एंड भोजपाल लेक इन भोपाल, ठीक है। मैंने क्या किया, छोटा सा मैंने 10 सेकंड में फटाक से एक मैप बनाया, वहाँ पे असम के साइड पे एक गोला बना के वहाँ लिख दिया दीपोर बिल, और इधर लिख दिया भोजपाल लेक। तो उससे क्या हो गया, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो गया। हो सकता है आधा मार्क मैंने वहाँ एक्स्ट्रा चुरा लिया। ऐसे करके आपको अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना।